नमस्कार, केबीसी न्यूज़ के खास कार्यक्रम इनसे मिले में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं। इन्हें आप किसी परिचय का मोहताज नहीं, आप देखकर ही समझ जाएंगे। ये हमारे खास मेहमान हैं कटिहार के प्रभारी मंत्री और बिहार सरकार में सहकारिता मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद यादव आज हमारे खास मेहमान हैं। आइए इनसे हम कटिहार से जुड़े और बिहार से जुड़े कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर इनसे बात करेंगे, खुलकर बात करेंगे। हम कटिहार की राजनीति से लेकर सूबे की राजनीति और देश की राजनीति पर भी बात करेंगे। तो बात का सिलसिला हम शुरू करें तो पहले हम अपने मेहमान का स्वागत करते हैं। मंत्री सर, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। और सबसे बिहार वासियों को नमस्कार, कटिहार वासियों को नमस्कार, केबीसी को भी नमस्कार। सबसे पहले सर हम जानना चाहते हैं कि आप राजनीति, पहले आपकी व्यक्तिगत जीवन के बारे में थोड़ा हम जानना चाहेंगे कि राजनीति क्या आपको विरासत में मिली है या फिर नहीं, इस राजनीति की शुरुआत आपके परिवार में आपके द्वारा की गई है? देखिए, हमारे पिताजी किसान, छोटा मोटा किसान थे और नौकरी भी करते थे भरण पोषण करने के लिए, बाल बच्चों पढ़ाई लिखाई के लिए। क्योंकि खेती से जितना आमदनी होता था उतना पढ़ाई नहीं हो सकता था, तो हमारे पिताजी उसके चलते नौकरी भी करते थे। और बड़े भाई थे, वो राजनीति में आए थे कम्युनिस्ट पार्टी में। और जब लालू प्रसाद का कदम रखाया और जब बिहार में लालू प्रसाद जी आए तो हमारे बड़े भाई पार्टी छोड़ दिए, कम्युनिस्ट पार्टी को, और संन्यास ले लिए। और लालू यादव नहीं होते तो सुरेंद्र यादव का नामो निशान भी नहीं रहता। मेरा जो मालिक है या जो हमारे अभिभावक हैं वो लालू प्रसाद यादव। यानी आप अपने राजनीतिक गुरु लालू यादव को मानते हैं? हाँ, लालू जी हमारे पिता भी हैं, राबड़ी देवी राज्य माता हमारे माता हैं, और राजनीतिक गुरु भी लालू प्रसाद यादव हैं। उसी के आशीर्वाद से हम यहाँ तक पहुँचे। पहली बार आप चुनाव कब लड़े? 1985 में लड़े थे। टिकट मिला था हमको उस समय दमकिप्पा से, दलित मजदूर किसान पार्टी से। हमारे खिलाफ लोग लड़ गए, 5 हमारे ही बिरादरी के लोग, तो हम 4000 वोट से चुनाव हार गए। और जीते कब? और जीते पहली बार का? और फिर दूसरा बार लालू प्रसाद जी 1990 में टिकट दिलाए कर्पूरी जी से, तो 90 में हम चुनाव जीते। और फिर 90 से लगातार, बीच में एक बार ब्रेक किए लोकसभा के चुनाव के चलते, लोकसभा चुनाव लड़े, फिर चल गए पार्लियामेंट। और फिर पार्लियामेंट से आए तो यहाँ चुनाव चालू हो गया, विधानसभा का टर्म हो गया, फिर हम चला विधानसभा में। यानी अभी तक 8 बार आप विधायक बन चुके हैं? हाँ, 8 बार विधायक बने, एक बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बने। तो गया जिले की बेलागंज विधानसभा से आप आते हैं? जहाँ गया जिला के बेलागंज से ही हम चुनाव लड़ते हैं। और अभी ना हम क्षेत्र बदले हैं, ना झंडा बदले हैं, ना नेता बदले हैं, और वहीं के वहीं हैं। तो चलिए मैं दर्शकों को बता दूं, प्रोफेसर सुरेंद्र प्रसाद शिक्षा से जुड़े हुए हैं और गया में प्रोफेसर भी है। उनकी अपनी कोई कॉलेज भी चलती है, शिक्षा का प्रचार प्रसार भी इनका व्यक्तिगत शौक रहा है। अब आते हैं व्यक्तिगत खास मुद्दे पे, समस्याओं को लेकर, कटिहार जिले की समस्या। सर, आप कटिहार जिले के प्रभारी मंत्री हैं। कटिहार में कई विकास योजनाएं चल रही हैं, तो सरकार के बड़े बड़े दावे हैं, जैसे आपके तेजस्वी यादव जो उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पार्टी के सुप्रीम भी हैं, उनका ऐलान था कि हम सत्ता में आने के बाद बेरोजगारी जल्दी दूर करेंगे। तो इस दिशा में आपकी सरकार क्या कदम उठा रही है? संक्षिप्त में हमारे युवकों को बताइए जो बेरोजगार हैं। नहीं, बेरोजगार के लिए जो घोषणा हुआ है कि हम लोग 10 लाख को नौकरी देंगे और 10 लाख को रोजगार देंगे, तो इस ओर कदम बढ़ा हुआ है और काम चल रहा है। और ये सही है कि 10 लाख को नौकरी दिया जाएगा और 10 लाख को रोजगार दिया जाएगा, उस ओर कदम बढ़ा हुआ है। और हम विश्वास दिलाते हैं अगर ये पूरा नहीं हुआ तो राजनीति से हम ही संन्यास ले लेंगे, ये हम पूरा करके रहेंगे। मंत्री जी, एक बात मैं याद दिला दूं, आपकी सरकार बनी 9 अगस्त को जदयू ने बीजेपी से समर्थन वापस लिया था और 10 अगस्त 2022 को आपकी सरकार बनी थी। आज 6 महीने 13 दिन हो गए हैं। 6 महीने 13 दिन में अभी तक क्या कोई ऐसा ऐलान हुआ जिससे लगे कि बेरोजगारी की समस्या की दिशा में आपने कोई कदम उठाया है? नहीं, अभी जो यूथ के बेरोजगारी का बात था तो कई बेरोजगार को नौकरी दिया गया है, बुलाकर उसको नौकरी दिया गया है, ईमानदारी से दिया गया है। और बाकी जितने बेरोजगार था
तो उसका वैकेंसी दिखलाकर बीपीएससी में भेज दिया गया है और बीपीएससी में आज के तारीख में आने वाले दिन में कुछ ही दिन में भारी संख्या में बहाली होगी, पक्का मान के चलिए। तो बहुत से बिहार में बहुत सारे शिक्षकों के पद भी खाली हैं, तो उसको भी बहाली की जा सकती है। इस दिशा में भी कोई योजना नहीं? जो शिक्षक बेरोजगार हैं और बहाली जितना भी है उसका भी प्रक्रिया प्रारंभ हो गया है। आप विश्वास रखिए, विश्वास दिलाते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जो हमारे अभिभावक हैं और हमारे जो नेता हैं माननीय तेजस्वी बाबू, दोनों इस ओर हैं शिक्षा के कैसे ज़्यादा से ज़्यादा जो कमी है उसको हम लोग पूर्ति करें और वो पूर्ति होकर रहेगा। मंत्री जी, आप कटिहार के प्रभारी हैं, आपको मैं बता दूं कटिहार जिले में भी बहुत सारे स्कूलें विद्यालय ऐसे हैं सरकारी जहां टीचर कहीं 2 है, कहीं 3 है, कहीं 1 है, कहीं 4 है, जबकि वहां कम से कम 12-12, 14-14 शिक्षकों की आवश्यकता है। भवन भी जर्जर है। तो शिक्षा एक मूलभूत आवश्यकता है बिहार के विकास के लिए। तो क्या इस दिशा में सरकार के पास कोई ठोस योजना कि हर स्कूल में शिक्षक भी पूरे हों और भवन भी पक्का हो? नहीं, अगर ऐसे जर्जर भवन होगा तो हम उसको विभाग से मांग लेंगे कि कितना जर्जर भवन है और उस विभाग को हम आगे की ओर बढ़ा देंगे और हम प्रयास करें कि उस भवन को हम बनवा दें। और जो शिक्षक की कमी है शिक्षक की, तो उसको भी प्रयास करेंगे कि जहां अधिक शिक्षक है वहां से हटा के उन स्कूलों में दे दें और जो बहाली होगा तो फिर उसको पूरा कर दिया जाएगा। हमारे जिले की एक समस्या है कटाव की समस्या, उस पर आएंगे। पहले एक और सवाल हमारा, कटिहार में कटिहार के सदर अस्पताल में एक नया अस्पताल बनकर तैयार है, लगभग तैयार है, 100 बेड का नया अस्पताल बना है। लेकिन समस्या ये है कि पहला जो अस्पताल है वहाँ भी डॉक्टर पूरे नहीं है, वहाँ भी इलाज की प्रॉपर सुविधा नहीं है। तो ये 100 अस्पताल बन के रहने से क्या होगा? इलाज करने वाला डॉक्टर या संसाधन ही नहीं होंगे तो वो मरीजों का इलाज कैसे होगा? इस दिशा में आप क्या कर सकते हैं? देखिए, आपके बात से हम सहमत हैं कि डॉक्टर के या जो उस हॉस्पिटल में और सब बहुत सारा स्टाफ की कमी होगा, तो हम इसको इनकार नहीं कर सकते। पर एक बात आप जान लीजिए, अभी बिहार सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय हमारे नेता तेजस्वी बाबू, बहुत सा डॉक्टर जो सिर्फ पैसा लेते थे या छुट्टी लंबा लेकर दूसरे राज्य में चल जाते थे या अपना नर्सिंग और हॉस्पिटल खोल लेते थे बड़े बड़े शहरों में और वहाँ रहते थे, और बाद में वो अपना सस्पेंशन करा लेते थे और सस्पेंशन से मुक्ति कराने के लिए कोर्ट चल जाते थे और कोर्ट से वेतन और सस्पेंशन दोनों मुक्ति करा के और फिर चलाते थे और फिर वही काम करते थे। ये सारे लोग को कैबिनेट से डिसमिस कर दिया गया है। ऐसे लोग के तो स्वाभाविक ही कमी हो जाएगा, ऐसे कर्मचारी को और डॉक्टर्स को। पर ये मान के चलिए कि इसकी भी बहाली बहुत तेज़ी से होने जा रहा है। और जो कटिहार जिला में हम प्रभारी हैं, तो आप पक्का मानिए हम डायरेक्ट अपने नेता से और माननीय मुख्यमंत्री से बात करके यहाँ पोस्टिंग करवा देंगे। यानी आने वाले भविष्य समय में कटिहार सदर अस्पताल में डॉक्टर की कमी नहीं रहेगी? नहीं रहेगी। इसका आश्वासन देते हैं आप? हाँ बिल्कुल। अच्छा, मैं लोगों को बता दूँ कटिहार वासियों को कि माननीय मंत्री पिछले 5-6 दिनों से कटिहार में कैंप किए हुए हैं। इनकी एक विशाल रैली आगामी 25 फरवरी को महागठबंधन की रैली, जिसे हुंकार रैली कहिए, महारैली कहिए, पूर्णिया के रणभूमि मैदान में होने जा रही है। इस रैली की तैयारी में माननीय मंत्री मोदी पिछले 1 हफ्ते से लगातार कटिहार के हर क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। इस रैली पे भी हम बात करेंगे। उसके पहले जिले की जो प्रमुख समस्या है कटाव को लेकर, उस पर हम बात करते हैं। आप मंत्री जी, आपको मालूम है कटिहार कटाव पीड़ित इलाका है या बाढ़ग्रस्त इलाका है। हर साल दर साल यहाँ बाढ़ आती है, गांव के गांव कट जाते हैं, गरीब लोग तबाह और बर्बाद हो जाते हैं, फसलें बर्बाद होती है। सरकार हालांकि कंपनसेशन देती है, लेकिन ये कंपनसेशन ऊँट के मुंह में जीरा का फ़ौरन जैसा ही होता है। क्या आप भी मनिहारी गए थे, आपने भी दौरा किया था और आपने माननीय मुख्यमंत्री को कटिहार बुलाया भी था दौरे के लिए, ये बहुत अच्छी बात है। लेकिन कटाव पीड़ित जो मनिहारी अहमदाबाद का पहले उस क्षेत्र की बात करते हैं। उस क्षेत्र में जो कटाव पीड़ित है तेजी से महानंदा भी कटाव कर रही है, गंगा भी कटाव कर रही है, दोनों नदियां एकदम तेजी के साथ कटाव कर रही है। तो इस कटाव को रोकने के लिए आपने मनिहारी में जाके आश्वासन भी दिया। इस दिशा में क्या प्रगति है, आप पहले कृपया विस्तारपूर्वक कटिहार की जनता को बताइए। देखिए, बात तो सही है कि जो कटाव है उससे बहुत भारी आम आदमी को नुकसान है, कटिहार में रहने वाले लोग को। पर कटिहार को अगर हमसे पूछते हैं तो जो कटिहार है ये अनमोल जगह है।
यहाँ पर चाहिए कि जहाँ भी कटाव हो रहा है उससे सरकार हर तरह से मुक्ति पाले। और जैसे यहाँ पर चाय का खेती शुरू हो गया है, ड्रैगन फ्रूट का खेती शुरू हो गया है, उसी तरह से संतरा का भी खेती शुरू हो गया है। तो ये 3 चीज़ का जो खेती शुरू हो गया है, तो मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कटिहार के अगर ज़मीन पर कटाव पर काबू पाले हर तरह से, मनिहारी में जैसे हमको लोग कहा, तो मनिहारी में हमको फ़ोन किया लाखों ज़्यादा, तो मनिहारी जब हम आए यहाँ मीटिंग में तो देखे भी तो सचमुच कटाव हो रहा था। हमने जाके मुख्यमंत्री से अनुरोध किया, मुख्यमंत्री जी बड़ा ध्यान से सुने और तुरंत संज्ञान लिए और तुरंत संज्ञान लेके वो मनिहारी आए भी, और मनिहारी आके उन्होंने पैसा भी अर्जित कर दिया, टीम भी गठित कर दिया। और मान लिया कि वहाँ कम पैसा भी अगर होगा तो मान लिया स्कीम बड़ा हो जाएगा तो फिर ज़्यादा पैसा दिया जाएगा। इसी तरह और 2-3 जगह के अब चर्चा में आप कर रहे हैं, तो आपके माध्यम से हम जाने, हमको कोई बताया तो नहीं, पर उसको भी हम देखेंगे। पर यहाँ हमको लगता है कि पेट्रोलियम पदार्थ जरूर है यहाँ कटिहार में, इसको बढ़िया से अगर जांच हो तो यहाँ से पेट्रोलियम पदार्थ भी निकलेगा। अगर नहीं निकलता तो ये एक बाल्टी पानी भर देने पर उसमें तेल का अंश कहाँ से आता है, जिस तरह से दूध में मलाई जम जाता है उस तरह से तेल का मलाई कैसे जमता है। चलिए, आपके मुंह में घी से अगर तेली भंडार निकलता तो कटिहार बहुत धनी इलाका होगा। लेकिन मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जानकारी में एक बात लोगों को भी बताना चाहता हूँ कि अभी मुख्यमंत्री ने कटाव पीड़ितों के लिए 47 करोड़ का फंड टेंडर निकाला है। मैं माननीय मंत्री जी को संज्ञान में लाना चाहूँगा कि इसके पिछले साल 2 साल पहले इसी सरकार ने 110 करोड़ का फंड अलॉट किया था। 110 करोड़ आए, काम भी हो गया, अता पता भी नहीं है, और एक जियो का बैग तक दिखता नहीं है। तो 47 करोड़ तो उनके मुंह में जीरा का फौरन। तो ये तो जनता को खाली खुश करने वाली बात मानी जाए, समस्या का समाधान तो होना नहीं है इससे। इस बारे में इससे कम से कम एक बड़ा प्रोजेक्ट की आवश्यकता है, जो 1000-1500 करोड़ रुपया, ताकि एक ठोस काम और अस्थायी निवारण हो समस्या का। नहीं तो मंत्री जी को मैं बताना चाहूँगा, जिस कदर कटाव हो रहा है, अगले 5 साल में मनिहारी स्टेशन से लेके पूरा बाजार, दिलारपुर, आसपास के गाँव का कोई नामो निशान, बोलिया है, बागमारा है, किसी का नामो निशान नहीं रहेगा। वहाँ सिर्फ गंगा और महानंदा के पानी होगा। तो अगर जल्दी सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो लाखों नहीं करोड़ों लोग समझिए इसके मार झेलेंगे। तो क्या 47 करोड़ को क्या माना जाए? इस 47 करोड़ की राशि से क्या होगा? क्या लूट की राशि नहीं माना जाए कि अधिकारी आएंगे लूट के ले जाएंगे? जब यहाँ के प्रभारी मंत्री बन गए हैं तो लूट तो नहीं होने देंगे। हाँ, पिछला जो लूट हुआ तो आज ही हम आपके माध्यम से जाने हैं, आपको धन्यवाद और बधाई देते हैं। इसके पहले हमारे संज्ञान में नहीं था, दिमाग में, या कोई बताया भी नहीं कि इतना बड़ा लूट हुआ। और हम देखते हैं इसमें कौन सा लोग थे जो इसको लूट के लेके चल गया, कहाँ के मोहम्मद गोरी आया जो इसको लूट के लेके चला गया। देखते हैं इस पर क्या हो सकता है। कार्रवाई तो हम अगर लूट का मामला होगा तो करेंगे, उस पर छोड़ेंगे तो नहीं। सरकार, नीतीश कुमार कभी बर्दाश्त नहीं करता है, लूट पर विश्वास और भरोसा नहीं करता, और वो कतई बर्दाश्त भी नहीं करता। यानी वो 110 करोड़ के क्या काम उस पर आप जांच करेंगे? हाँ, हम देख लेंगे क्या मामला है इस पर। 47 करोड़ की जो राशि, छोटी सी राशि है, इससे क्या होगा? कुछ तो होना तो है नहीं, इस पर क्या कहना? जरूरत पड़ेगा और उस राशि को बढ़ाया जाएगा। तो हमारे कटिहार के नागरिक होने के नाते और विस्थापित परिवारों की ओर से मेरी तो आपसे एक सलाह होगी, एक बड़ा सर्वे करा के एक बड़ी राशि के साथ एक ठोस निवारण किया जाए ताकि मनिहारी को डूबने से बचाया जा सके। एक बात हमेशा याद रखिए, ये जो बड़ा योजना है तो ये पैसा भारत सरकार से भी लिया जाता है और 10% राज्य सरकार मिलाता है, 90% भारत सरकार मिलाता है। पर इधर कुछ प्रतिशोध का भावना भारत सरकार रख लिया है। अगर कोई स्कीम भेजिए, किसी तरह के बात कहिए, तो वो समझता है कि इसको डूबने दो, इसको मरने दो। तो ये डूबने और मरने की बात जहाँ तक है तो ये अच्छा लीडर का सोच नहीं है। अगर बगल वाले से झगड़ा भी चल रहा है और रात में एकाएक कोई विपत्ति आ जाता है तो अच्छा इंसान रहता है तो उसके घर में जाके पूछता है कि क्या कोई बात है तो हमको बताओ, हम मदद हो सकता है तो हम करेंगे। हाँ, हेल्प करता है रात को। समझे कि नहीं? जी। तो जब हेल्प
वाला विचार नहीं रहेगा तो कैसे दुनिया चलेगा। लेकिन तो जिस तरह से भारत सरकार ये समझ लिया है कि बिहार सरकार को बर्बाद कर देना है, विशेष राज्य को दर्जा देगा नहीं, विशेष पैकेज देगा नहीं, तो ना विशेष राज्य का दर्जा देगा ना विशेष पैकेज देगा, तो देगा वो हमको क्या देगा वो हमको, सिर्फ वोट लेगा। एक बात हम आपको बतलाना चाहते हैं कि जब चुनाव आता है तो बिहार गरीब हो जाता है, एकदम गरीब हो जाता है, एकदम गरीब, मतलब जिसको लंगा और नंगा कहल जाए वैसा गरीब हो जाता है। तब वो देखिए कि अनाज देना शुरू कर देता है, राशन देना शुरू कर देता है, और जो ही चुनाव खत्म हो जाता है तो एक बैग फिर उसको बंद कर देता है। क्या इतना दिन खा को रातों रात फिर खरबपति बन गया अडानी की तरह वो खरबपति हो गया, तो उसको अनाज फिर बंद हो जाता है। पहले उसको मालूम था कि इसे सब भूखा मर रहा है, और जब चुनाव में वोट ले लिया, वोट के बाद उसको मालूम होगा रही तो खरबपति बन गया। आम जनता तो ये ऐसा थोड़ी चलता है। तो ये इनको पीड़ितों के लिए क्या होगा? 47 करोड़ की राशि बड़ी प्रोजेक्ट बनेगा या नहीं बनेगा, उम्मीद रखेगी? प्रोजेक्ट भी बनेगा, काम भी होगा, और जो राशि उसमें कमी होगा उसको और दिया जाएगा। और जो और कटाई को बात कर रहे हैं उसको हम मेरा संज्ञान में आया है, आगे हम देखते हैं उस पर सरकार के फिर ध्यान आकर्षण कराते हैं। जिले के अन्य क्षेत्रों में कटाव होता है, जैसे आप इधर आजाम नगर में चले जाइए, प्राणपुर चले जाइए, ये भी कटाव ग्रस्त इलाके हैं। इस दिशा में भी आपको कोई ठोस कदम उठाने की आवश्यकता होगी। हम पहले देख लेंगे, चूंकि अभी आपके माध्यम से जानकारी मिला, इसके पहले हमको कोई जानकारी इसकी नहीं थी। अच्छा, एक और सवाल है कि जनरली जो कटाव पीड़ित परिवार हैं, लाखों लोग कटाव पीड़ित बांध के किनारे, रेलवे पट्टी के किनारे रह रहे हैं। आप किधर भी चले जाइए, कुर्सेला चले जाइए, मनियारी चले जाइए, अहमदाबाद चले जाइए, तो वहाँ और उसमें 90% आबादी दलित और महादलित परिवारों की है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि जदयू भी और राजद, आपकी दोनों पार्टियां दलित और महादलित की राजनीति करती है, तो उनके पुनर्वास के लिए आपके पास कोई ठोस योजना है? अब पहले तो उसको हम जाके सर्वे करेंगे, अपने से देखेंगे, और फिर सरकार के जो पदाधिकारी है उसको साथ में ले जाएंगे, उस सर्वे करा देंगे, देखेंगे, फिर उस पर क्या ठोस कदम हो सकता है तो उसी से उसको हम आदेश दे देंगे। फिर सरकार में भी आगे वार्ता करेंगे कि मदद की आवश्यकता है, इनको पूरा मकान दिया जाए, जहाँ से भी हो जैसे हो मकान दिया जाए। ऐसे बिहार में एनजीओ कम है, पर अदर स्टेट में एनजीओ ज़्यादा है, तो वो भी मकान बना के देता है, वो भी सुख सुविधा देता है। नहीं, जमीन देने के बाद भी लोग मकान खुद बना लेता है। अगर जमीन भी दे दिया जाए तो भी वो मकान बना सकता है। अच्छा, ये तो आपके माध्यम से हमको जानकारी मिला, अब हम इस पर संज्ञान लेंगे। तो हाँ, चलिए, ये अच्छी बात है। और मेरे आपकी ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द इन समस्या का समाधान हो जाए। मंत्री जी से एक सवाल ये जानना चाहेंगे, कटिहार में 2 जूट मिल है, एक जूट मिल तो बंद पड़ जाए, एक जूट मिल आधी बंद आधी चालू है। और जबकि कटिहार पूरा कटिहार सब लोग जानते हैं कि कटिहार एक औद्योगिक नगरी रहा है, कभी माचिस फैक्ट्री भी थी, कई 2 बड़ी बड़ी फ्लावर मिले थे, सब बंद हो गए, लोग बेरोजगार हो गए। लेकिन उन मिलों को चालू करना तो बड़ा मुश्किल है, लेकिन इन दोनों जूट मिलों को पूरी क्षमता से अगर चलाया जाए तो कटिहार की रोजगार की समस्या हद तक दूर की जा सकती है। तो खासकर मैं बात करूंगा RBHM जूट मिल जो बहुत दिनों से बंद पड़ी है। कई बार प्रयास हुआ, यहाँ के नेताओं ने, राम प्रकाश महतो जो पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, वो लोग भी कई बार दिल्ली भी गए, समस्या के समाधान के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट से भी बात हुई, लेकिन अब तक कोई कंक्रीट रिजल्ट निकल के नहीं आया। तो मेरी गुजारिश होगी कि क्या ये संभव है कि बिहार सरकार या RBHM जूट मिल को अपने अंदर में ले ले और टेक ओवर कर ले और उसको पूरी तरह संचालित करे, लोगों को रोजगार मिले? नहीं, हमको तो जो जानकारी है कि जो जूट मिल है उसका भू माफिया लोग ज़मीन कब्जा कर लिया है, और जो जूट मिल के मालिक है वह सरकार से औने पौने दाम में नीलामी ले लिया है, और ज़मीन को भू माफिया के हाथ में गिरवी रख दिया और कुछ ज़मीन बेच भी दिया है। तो अभी हमारा पूरा संज्ञान में नहीं है, पर इसके पीछे हम लगे हैं और इसको हम पता लगा लेंगे, और जो लोग होगा उसको बख्शा नहीं जाएगा। और चूँकि यह जूट मिल से ही कटिहार को जाना जाता है, तो पहचान नहीं मिटे
ये बहुत बड़ी बात है कि पहचान जिसका जो जहाँ पहचान है वो मिटना नहीं चाहिए। जूट मिल समाप्त, कटिहार समाप्त, जूट मिल चालू, कटिहार चालू। सही है, बिल्कुल सही है। तो इसलिए हम चाहेंगे नहीं कि यहाँ के जो जूट मिल है इसको माफिया लोग खा पका के बराबर जैसे हमारी जानकारी है कि जूट मिल के आसपास हजारों करोड़ों रुपए की जमीन को बड़े बड़े भूमाफियाओं ने किसी न किसी तरह से मैनिपुलेट करके हथिया लिया है। तो क्या उस पर आप जांच कराएंगे कि सैकड़ों एकड़ जमीन? बिल्कुल जांच करा देंगे। पुराने जूट मिलों उसके आसपास, नई जूट मिलों उसके आसपास जांच करा देंगे। वहाँ हवाई अड्डे तक का जो पूरा खाली इलाका था, सैकड़ों एकड़ जमीन है, हजारों करोड़ रुपए की जमीन है। वो लोग कोड़े के भाव में लोग लेकर रजिस्ट्री करा के गलत अधिकारियों के मिला के उन लोगों ने पूरी जमीन को कब्जा कर लिया। जो अधिकारी इसमें संलिप्तता होगा उसको भी नहीं बख्शेंगे और जो माफिया होगा उसको भी नहीं बख्शेंगे। और जूट मिल चालू करने की दिशा में कोशिश रहेगी, सरकार से बात करेंगे उस दिशा में। तो ये उम्मीद कटिहार के मजदूर उम्मीद रख सकते हैं कि जल्दी चालू हो जाएगा? बिल्कुल रखना चाहिए। हम अब आते हैं आपके असली मुद्दे पर। आप पिछले 6-7 दिनों से यहाँ कैंप किए हुए हैं और अगली 25 तारीख को आपके महागठबंधन पार्टी पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में एक विशाल रैली करने जा रही है, हुंकार रैली। ये आपको क्या लगता है कि ये हुंकार रैली का आयोजन का पर्पस क्या है और इसमें आप कितने लोगों को वहाँ आने की संभावना है? देखिए, कटिहार से तो लगभग 1 लाख आदमी जाएगा और पूर्णिया के मैदान में लगभग 5 लाख आदमी जुटेगा, पक्का मान लीजिए। और यहाँ से जो हुंकार होगा ये देश के राजनीति का दिशा और दशा तय कर देगा। क्योंकि 7 पार्टी आ रहा है वहाँ पर और 7 पार्टी का लीडर और नेता होंगे। तो जब 7 भाई पहुँच ही रहा है, जो इस तरह से आसमान में सतभैया उगता है तारा, तो बड़ा मजबूत तारा रहता है, उसमें से एक भी नहीं टूटता है। तो इस बार वो सतभैया जो यहाँ से हुंकार भरेगा, सप्तर्षि तारे की बात कर रहे हैं, सप्तर्षि। हाँ, सप्तर्षि। तो ये जो सतभैया जो है इस बार राजनीति में और देश में राजनीति का बहुत बड़ा इतिहास करने जा रहा है लोग। क्योंकि ये बिहार है और बिहार से ही दशा और दिशा तय होता है। इस बार पूर्णिया के मैदान से ये दशा दिशा तय हो जाएगा और हुंकार भर देगा लोग। यानी इंद्रधनुष के 7 रंग दिखाई पड़ेंगे उस दिन? हाँ, 7 रंग दिखाई पड़ेंगे, पक्का मान लीजिए। तो ये मान के चला जाए कि पूर्णिया का रंगभूमि मैदान पूरे देश की नई राजनीति की दिशा तय करने में अहम भूमिका। हाँ, बिल्कुल नई राजनीति का दिशा तय कर देगी। ये बोल दिए मुख्यमंत्री कि 100 सीट से ज्यादा नहीं आएगा। जो बोल दिए तो वापस नहीं लेंगे, बोल दिए तो बोल दिए, वही रहेगा। यानी सब लोगों ने ये प्रण कर लिया है कि बीजेपी को इस बार 100 सीट में समेट देना है। बिल्कुल समेट देना है। और आपको लगता है ऐसा हो जाएगा? ये होगा, ये होने जा रहा है। चलिए, 2024 इलेक्शन में चुनाव मात्रा 20 से 1.25 साल दे रहे, 15 महीने की दूरी पे हैं। और अगर आपकी एनर्जी लगातार बनी रही तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को कामयाबी मिलेगी। और मैं जनता के साथ और लोगों को ये कटिहार वासियों को खासकर ये विश्वास दिलाना चाहूँगा कि मंत्री जी ने जो आक्रोश विस्थापितों के लिए, कटा पीड़ितों के लिए जो वादे किए हैं वो उसको जल्द से जल्द पूरा करेंगे। तब तक अगले कार्यक्रम के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। धन्यवाद मंत्री जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बधाई। जय हिंद, नमस्कार। नमस्कार।